Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of business law is conditions and warranties. So, let us start with the meaning of condition. Condition means stipulation. If stipulation is a part of contract, that is, its fulfillment is essential for the contract to be completed, it is deemed to be a condition. कंडीशन मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जब कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड होगी, उस एक इवेंट पे डिपेंड होगी एंड अगर वो स्टिपुलेशन, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाएगी तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफ़िल हो जाएगा, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर स्टिपुलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है एंड अगर उस स्टिपुलेशन की फुलफिलमेंट होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो उसे कंडीशन माना जाएगा। इफ़ द कंडीशन इज़ कंप्लीटेड तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट मेट द एग्रीव्ड पार्टी इज़ एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफ़िल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट इन केस अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो उस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन है तो उसका पूरा होना ज़रूरी है फॉर बोथ द पार्टीज़, सो दैट कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना हो। सो कंडीशन इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कंडीशन फुलफ़िल होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा बाय बोथ द पार्टीज़। बट अगर एक कंडीशन फुलफ़िल ही नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा बाय बोथ द पार्टीज़। और अगर एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास कंप्लीट राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट भी कर सकती है, फिनिश भी कर सकती है एंड डैमेजेस के लिए क्लेम भी कर सकती है फ्रॉम द डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। नेक्स्ट कम्स वारंटी। अ वारंटी इज़ अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which gives rise to a claim of damages but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. In case of condition, अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास टू राइट्स होंगे। फर्स्ट राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट भी कर सकती है एंड सेकेंड राइट क्या होगा कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम भी कर सकती है फ्रॉम द डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। बट वारंटी के केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास सिर्फ एक ही राइट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे रेप्यूडिएट नहीं कर सकती बट ओनली उसके पास ये राइट होगा कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है फ्रॉम द डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। सो कंडीशन इज़ डिफरेंट एंड वारंटी इज़ डिफरेंट। वारंटी इज़ अ कोलेटरल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो कंडीशन इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटी इज़ नॉट एन एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक वारंटी वायलेट होगी, अगर एक वारंटी फुलफ़िल नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा बट ओनली एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट होगा कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है। बट अगर कंडीशन वायलेट होगी, अगर एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट भी हो जाएगा एंड जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट होगा to claim damages. So both these terms are different. In case of condition, condition is the main object of contract. So अगर condition fulfill नहीं होगी contract की तो जो aggrieved party है वो contract भी finish कर देगी, terminate कर देगी and cancel कर देगी and damages के लिए claim भी कर सकती है aggrieved party. But in case of warranty, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट नहीं होगा, ओनली एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट होगा कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है फ्रॉम द डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। नेक्स्ट कम्स व्हेन डज अ कंडीशन बिकम्स अ वारंटी। अब टू सिचुएशंस ऐसी होंगी जब एक कंडीशन वारंटी बन जाएगी। फर्स्ट इज़ वेवर ऑफ कंडीशन। इट मीन्स जहाँ सेलर अपनी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाया एंड बायर ऑन हिज ओन विल
उसने ये डिसाइड किया कि वो उस कंडीशन को अब फिनिश कर देगा, हटा देगा। सो अब सेलर जो है वो फ्री हो जाएगा टू फुलफ़िल दैट कंडीशन, बिकॉज़ वो कंडीशन बायर ने हटा दी अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। तो अब जो सेलर है उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी टू फुलफ़िल सच कंडीशन, बिकॉज़ वो कंडीशन अब नहीं फर्दर रहेगी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जो सेलर है वो भी लायबल नहीं होगा टू फुलफ़िल सच कंडीशन, बिकॉज़ बायर ने अपनी विलिंगनेस के साथ उस कंडीशन को रिमूव कर दिया। सो इन दिस केस जो कंडीशन होगी वो वारंटी बन जाएगी। सो इन सच अ केस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश नहीं होगा, बट जो एग्रीव्ड पार्टी है वो सिर्फ डैमेजेस के लिए ही क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट कम्स कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हुई तो वारंटी भी फुलफ़िल नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये मेंशन था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो डिविजिबल नहीं है, बट बायर ने क्या किया कि कुछ गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया एंड कुछ की डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं किया, बट जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल नहीं है, बट इस केस में बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को डिविजिबल कर दिया। इट मीन्स कंडीशन को तोड़ दिया, कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया। तो उस केस में अगर कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हुई तो वारंटी भी फुलफ़िल नहीं होगी। एज्यूम किया जाएगा द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज़ डीम्ड टू बी अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बिकॉज अगर ये कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हुई तो वारंटी भी फुलफ़िल नहीं होगी। नेक्स्ट कम्स इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़। अब जो कंडीशंस और वारंटीज़ है वो या तो इम्प्लाइड होंगी या एक्सप्रेस्ड होंगी। इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज़ वो होंगी जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मेंशन होंगी कॉन्ट्रैक्ट में एंड जो दोनों पार्टीज़ को क्लियर होंगी। एंड इम्प्लाइड मीन्स जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होंगी इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट एज्यूम किया जाएगा कि दोनों पार्टीज़ इन कंडीशंस से और इन वारंटीज़ से फेमिलियर हैं। फर्स्ट इज़ कंडीशन एज टू द टाइटल ऑफ गुड्स। अब ये इम्प्लाइड है कि जो सेलर है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है एंड वही गुड्स का रियल ऑनर है एंड वही पर्सन क्या कर सकता है, गुड्स के टाइटल को एंड गुड्स की ऑनरशिप को अपने पास से ट्रांसफ़र कर सकता है टू दी बायर। एंड ये भी इम्प्लाइड है कि जो बायर है उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को बाय कर सकता है एंड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द गुड्स जो ऑनरशिप है वो अपने पास होल्ड कर सकता है। सो इट इज़ इम्प्लाइड कि सेलर के पास सेल करने का राइट है गुड्स को एंड बायर के पास बाय करने का राइट है गुड्स को। सो इट इज़ इम्प्लाइड कंडीशन। नेक्स्ट इज़ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इट इज़ इम्प्लाइड कि जो गुड्स सेलर सेल करेगा टू द बायर वो डिस्क्रिप्शन के साथ करेगा। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गुड्स वो बायर को ऑफ़र कर रहा है एंड सेल कर रहा है तो उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है एंड डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। सो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सैंपल सेलर ने बायर को दिखाया है प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, अगर उसने कोई सैंपल दिया है बायर को तो अगर एक्चुअल प्रोडक्ट वो बायर परचेज़ कर रहा है उससे तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सैंपल जैसा सेम प्रोडक्ट ही वो उस बायर को डिलीवर करे या सेल आउट करे विद डिस्क्रिप्शन। सो जो बायर होगा वो भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ ही गुड्स को रिसीव करेगा। इफ़ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आर इन एनी वे डिफरेंट दैट what he has described, then they cannot be considered as the subject matter of the contract and the buyer is not bound to accept the delivery of such goods.
सो इस केस में जो बायर है वो उन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर जो गुड्स हैं वो डिफरेंट होंगे अपनी डिस्क्रिप्शन से। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं डिलीवर किए होंगे सेलर ने उसको, तो जो बायर है वो उन गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी एंड फिटनेस। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर बी वेयर का रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है कि जो बायर है वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेगा रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स। सो एक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही गुड्स को बाय करे। एंड बायर बी वेयर का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू बी अवेयर at the time of sale. Next comes condition as to the merchantability of the goods. It means जो goods होने चाहिए seller के पास वो trading purpose के लिए होने चाहिए। It means goods ऐसे नहीं होने चाहिए जो non merchantable हो। It means ये भी एक implied condition होगी कि जो seller goods sell out करेगा to the buyer उनकी ईजीली ट्रेडिंग हो पाए। नेक्स्ट कंडीशन एज टू द सेल बाय सैम्पल। सो ये भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर सेलर ने बायर को कोई भी गुड सेल आउट करना है तो सबसे पहले उसे सैम्पल यूज़ करना है एंड उस पर्टिकुलर बायर को उसने पहले सैम्पल यूज़ करने के लिए देना है। एंड द बायर विल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द गुड विद द सैम्पल। एंड जो बायर है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो गुड्स को कंपेयर कर सके विद दी सैम्पल। नेक्स्ट कंडीशन एज टू द यूसेज ऑफ गुड्स। सो इट इज़ ऑल्सो इम्प्लाइड अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी गुड के लिए एक मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो इट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन कि वो गुड्स वो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ही सेल आउट करेगा आपको and it is not procured from others by the manufacturer. Next condition as to the wholesomeness. When the goods are eatables, an implied condition in their purchase stipulates that such goods are wholesome and not injurious to health to the customer. ये भी एक implied condition है कि अगर कोई seller eatables sell out कर रहा है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वही गुड्स सेल आउट करे जो इंजीरियस टू हेल्थ नहीं है। नेक्स्ट कम्स द इम्प्लाइड वारंटीज़। फर्स्ट इज़ क्वाइट एंड पीसफुल पोजीशन। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये इम्प्लाइड वारंटी है कि जो बायर है उसके पास कंप्लीट राइट है कि वो एक क्वाइट और पीसफुल पोजीशन ले सकता है गुड्स का। इट मीन्स उसके पास ये कंप्लीट राइट होगा उन गुड्स को यूज़ करने का और उनको इंजॉय करने का। नेक्स्ट फ्रीडम फ्रॉम चार्ज। तो इस केस में जो बायर होगा वो फ्री होगा फ्रॉम एनी चार्ज इन केस अगर जो सेलर ने गुड्स दिए हैं बायर को वो या तो प्लेज में हैं या मॉर्टगेज हैं या थर्ड पार्टी का राइट है उन गुड्स पे, तो जो बायर है वो फ्री होगा फ्रॉम द चार्ज बट सेलर लायबल होगा फॉर ऑल द डैमेजेस टू द बायर। सो इट इज़ इम्प्लाइड वारंटी। नेक्स्ट वारंटी एज टू द स्पेसिफिक केयर। जहाँ गुड्स इजीली डिस्ट्रॉयबल हैं और डेंजरस हैं तो एक ड्यूटी बनती है सेलर की वो बायर को वॉर्न करे अबाउट द डेंजर इन हैंडलिंग सच गुड्स सो दैट कि जो बायर है वो एक स्पेसिफिक केयर एक अटेंशन पे करे to that particular goods. So these are implied warranties. Next comes doctrine of buyer beware. So as a general rule, the doctrine of buyer beware is applicable in the contract of sale. इस डॉक्ट्राइन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द टू पार्टीज़ बायर एंड सेलर, सो इन सच अ केस बायर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अच्छे से गुड्स को एग्जामिन करे बिफोर ही बाइज देम। इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स बाय द बायर तो सेलर लायबल नहीं होगा फॉर ऑल सच डैमेजेस
बायर लायबल होगा, बिकॉज़ बायर के पास ये कंप्लीट राइट है कि वो गुड्स को परचेज़ करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, गुड्स की एग्जामिनेशन करे। बट स्टिल अगर बायर को कोई भी डिफेक्ट लगता है गुड्स में, तो सेलर उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंप्लीट वो बायर की होगी। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ बायर बीवियर, इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द बायर नॉट टू टेक अ चांस बट टू टेक केयर and examine the goods before he buys them and satisfy himself that the goods meet his requirements. So he cannot return the goods later if he finds any defect in the goods. अगर later on buyer को कोई भी defect मिलता है goods में, तो जो buyer होगा वो खुद ही responsible होगा, जो seller है उस चीज़ के लिए खुद liable नहीं होगा। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड, जो सेलर है वो लायबल नहीं होगा टू द बायर फॉर एनी डिफेक्ट इन द गुड्स। सो जो बायर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को प्रॉपर एग्जामिन करे एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही गुड्स को बाय करे फ्रॉम द सेलर। नेक्स्ट कम्स एक्सेप्शंस। अब इस डॉक्ट्राइन के भी कुछ एक्सेप्शंस होंगी जहाँ एक सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर को सभी फैक्ट्स को डिस्क्लोज करे, एंड जहाँ एक सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, जहाँ डॉक्ट्राइन ये अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट, वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। जब एक बायर रिलाई करेगा ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, जहाँ बायर को ये लगेगा कि जो भी फैक्ट्स हैं वो सेलर अपने आप डिस्क्लोज करेगा एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गुड्स को एग्जामिन करने की, तो वहाँ डॉक्ट्राइन ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसमें भी यही है कि ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जब सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो ये सेलर की ड्यूटी होगी कि उस प्रोडक्ट की फ़िटनेस के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया जाए कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जहाँ गुड्स की सेल होगी बाय डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटीज़ होंगी, तो वहाँ ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। इन केस इफ़ सेल इज़ मेड बाय डिस्क्रिप्शन और इन केस इफ़ सेल इज़ बाय फ्रॉड, तो इन दोनों केसेस में भी ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स द लेटेंट डिफेक्ट्स। जो हिडन डिफेक्ट्स हैं गुड्स में, तो वो तो बायर को नहीं पता होंगे, तो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो उन डिफेक्ट्स को डिस्क्लोज करे बिफोर द बायर। सो ये सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ बायर बीवेयर अप्लाई नहीं होगा। थैंक यू सो मच।